हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लोग ट्रांसफार्मर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले दो क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं हम लोग। ये जो लेक्चर है हमारा इम्पॉर्टेंट है यूपीपीसीएल, एई जेई, एसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल, एई जेई, यूपीपीसीएल, टीजी2, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले हम लोग को पता है कि ट्रांसफार्मर जो है बहुत हाई इफिशिएंसी पे काम करता है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होता है उसका, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात कोई लॉसेस नहीं होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर का हम लोग बहुत इफिशिएंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर अगर एक देखें तो जो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का जो मोस्टली काम होता है वो क्या होता है, एक स्टेप ऑफ वोल्टेज को दूसरे स्टेप ऑफ वोल्टेज पे लेवल पे चेंज करता है। ठीक है, मतलब वन लेवल ऑफ वोल्टेज को दूसरे लेवल ऑफ वोल्टेज पे चेंज करता है। ट्रांसफार्मर का अगर देखें तो उसके यूज से क्या हो सकता है कि हम लोग इजिली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, इजिली ट्रांसमिशन कर सकते हैं हाई पावर एंड हाई वोल्टेज पे। ठीक है, ट्रांसमिशन कर सकते हैं विद इन स्टेट और द होल कंट्री। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रांसफार्मर कैन transmit at हाई पावर। इसको अभी हम लोग महसूस भी करेंगे कैसे, हाई पावर फॉर ए हाई वोल्टेज। मतलब इसको अगर हिंदी में हम लोग बोलें, जो ट्रांसफार्मर है वो हाई पावर और हाई वोल्टेज पे वर्क करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बोले हाई पावर फॉर ए हाई वोल्टेज। इसको हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं उसको भी हम बताने जा रहे हैं। ये लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। एक आपका ये जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ ये कुछ लोड है, ये एक लोड है, पावर P एट द वोल्टेज V। इसमें कोई करंट है I, ये इसका जो लेंथ है ये करीब हम लोग मान लेते हैं L। ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, करंट डेंसिटी इन ट्रांसमिशन लाइन। मैं हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ, उसको आप लोग लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी, जो ट्रांसमिशन लाइन की करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती है। करंट डेंसिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, J से। ठीक है, अगर हम लोग इसके पैरामीटर को लिखते हैं तो हम लोग इसको देख लेते हैं। I इक्वल टू P अपॉन V। करंट कितना होना चाहिए, P अपॉन V। दूसरा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्या बोले, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना होना चाहिए, कितना है, I अपॉन J। थर्ड, R इक्वल टू रो L बाई A होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से आप मान लीजिए एक फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। अभी आपको मालूम चल जाएगा कि हाई वोल्टेज का क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्या क्या उसमें आपके एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, सब आपको अभी मालूम चल जाएगा। एडवांटेज ही है मोस्टली। ठीक है, अगर हम इक्वेशन थर्ड को देखेंगे, ठीक है, इक्वेशन थर्ड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो R इक्वल टू रो L बाई A है, A का वैल्यू I बाई J, तो रो L ये हो जाएगा J बाई I, ये I का वैल्यू। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं पावर लॉस का। ठीक है, ये पावर लॉस का अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, पावर लॉस, ये L है, पावर लॉस इक्वल टू I स्क्वायर R। I क्या लिखा हुआ है, P बाई V का होल स्क्वायर। R कितना है, रो L J बाई I। I को हम लोग यहाँ के फर्स्ट इक्वेशन से लिख भी सकते हैं, फिर P बाई V, P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये हो गया, ये रो L J
ये P बाई वी है तो V ऊपर आ जाएगा, ये आ गया V बाई P। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये PL है, पावर लॉस चल रहा है। ये V से V कैंसिल, ये P से P कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? पावर लॉस। क्या बचा? पावर लॉस P अपॉन V रो L J, ये हमारे पास बचा। ये P को अगर हम रेशियो में इसको अगर लिखते हैं, ये पावर है PL बाई P, इसको नीचे ले आए और ये बचेगा कितना? रो L J बाई V। इसमें रो और J कांस्टेंट है। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो V है, ये जो V है ये पावर लॉस है। क्या हो रहा है कि अगर ये V बढ़ेगा तो पावर लॉस कम होगा, और V बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ेगा। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P और V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर लॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V अगर बढ़ रहा है तो पावर लॉस घट रहा है, और पावर ज़्यादा हो रहा है, हाई पावर पे ये ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको देख भी लिया, प्रूव भी कर लिया कि क्या हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लार्ज पावर शुड बी ट्रांसमिटेड। क्या बोल रहे हैं? लार्ज पावर ट्रांसमिटेड करता है एट हाई वोल्टेज। लार्ज पावर शुड बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। यहाँ से मैंने इसको प्रूव कर दिया है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर लॉस कम हो रहा है, और वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर जो है हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है, पावर लॉस जो है कम हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैंने बस समझाने के लिए इतना कुछ किया हुआ है, डेरिवेशन किया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग भी देखें और करें इसको। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला कि जो पावर है, जो लार्ज पावर शुड बी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। ठीक है, लार्ज पावर ट्रांसमिट करता है हाई वोल्टेज पे। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, वोल्टेज पावर सब हिंदी में ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज ही, पावर भी, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में एक बराबर सा है। तो कह रहे हैं हाई पावर ट्रांसमिटेड फॉर हाई वोल्टेज। मैंने यहाँ मान लिया एक जनरेटिंग स्टेशन है, कुछ मिल रहा है, इसको सोर्स मिल रहा है, ये लोड है, पावर V, करंट और इसका लेंथ L। ठीक है, अच्छा मैंने छोटा L लिया हुआ है, आप लोग कैपिटल L लिख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल L लिख लेंगे, कैपिटल L लिख लेंगे। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट वो है तो आप लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये एक आपका, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, कि PL डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। तो हम लोग प्रूव हो गया कि पावर हाई पावर पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एट हाई वोल्टेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। जब हम वोल्टेज बढ़ा ही रहे हैं और पावर लॉस हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉपर लॉस है वो बहुत कम होगा। ठीक है, या तो ये हम इसलिए भी करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ कॉपर। क्या? अमाउंट ऑफ कॉपर। अगर हम लोग हिंदी में बोले, कॉपर, जितना भी कॉपर हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, अगर कम वोल्टेज पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कॉपर यूज़ होगा। हाई वोल्टेज पे यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? जो कॉपर है उसका अमाउंट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो गया, पैसा हम लोग का बचना। हमको बस ये सोच के रखना है दिमाग में कि पैसा हमको कैसे बचाना है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप पैसा बचाने के लिए अपने फर्म का आप हर एक चीज़ हथकंडा अपनाओगे जिससे हमारा फर्म का पैसा कम लगे। तो हम लोग हाई वोल्टेज कर दिए, पावर लॉस हो रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। इसको इस तरह से करने से क्या होगा? इंक्रीज इफिशियंसी, हमारी दक्षता बढ़ेगी। इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है, हमारी दक्षता बढ़ेगी। इसको इफिशियंसी को दक्षता बोलते हैं, दक्षता बढ़ेगी। थर्ड चीज क्या होगा कि पावर लॉस कम से कम होगा, तो पावर लॉस ऑल्सो रिड्यूसेस, पावर लॉस कम होगा। ठीक, तो ये देखिए फायदा हो गया हमको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का हमको इतना कुछ फायदा हो गया, जो कि एक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग हाई पावर पे
हाई वोल्टेज पे इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पे हम लोग इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा टावर यूज़ होगा, ये जो टावर हम लोग लगाते हैं, ये टावर की हाइट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे ये पावर सिस्टम का पार्ट है, बट फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ, पावर सिस्टम में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। टावर कैसा क्या होगा, इसकी हाइट भी बढ़ेगी, हाइट ऑफ टावर इंक्रीजेस, हाइट ऑफ टावर इंक्रीजेस, क्योंकि जब हाई वोल्टेज है ऑब्वियस ही बात है नीचे तो होगा नहीं, वोल्टेज की वजह से हाइट ऑफ टावर बढ़ता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हाइट ऑफ टावर किस वजह से बढ़ता है, हाई वोल्टेज होने की वजह से, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए अब हम लोग ट्रांसमिट तो कर दिए, दो पार्ट है, एक ट्रांसमिशन एक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को क्या करना है, लो वोल्टेज करना है, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग वोल्टेज का लेवल कम करेंगे। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग कौन सा डिवाइस कहते हैं, एक ऐसा डिवाइस कहते हैं जो एक लेवल ऑफ वोल्टेज को अनदर लेवल ऑफ वोल्टेज पे बदलता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड पावर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पॉइंट एक और डाल देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में मैं हिंदी भी बोलते जा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखते चलें, ठीक है। मैं एक ही लैंग्वेज लिख सकता हूँ विथ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, कम टाइम है, एक ही चीज़ में लिख सकता हूँ, इसलिए मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को कम वोल्टेज करना होता है, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन यूज़ लो वोल्टेज, वी कैन क्या, वी यूज़ लो वोल्टेज, ठीक है। इसलिए हमने क्या ट्रांसफार्मर का एक डेफिनेशन बोला, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, डिवाइस है, ये एक यंत्र है, क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म बदलता है, ट्रांसफॉर्म बदलता है, ट्रांसफॉर्म वन लेवल ऑफ वोल्टेज, वन लेवल ऑफ वोल्टेज, ठीक है, वन लेवल ऑफ वोल्टेज। यदि अगर स्टेप अप होगा तो स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन रहेगा तो स्टेप अप करेगा, यही कहलाता है लेवल ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन लेवल ऑफ वोल्टेज टू अनदर लेवल। मतलब कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो कि ट्रांसफॉर्म बदलता है एक लेवल ऑफ वोल्टेज, मतलब यदि अगर स्टेप अप होगा तो स्टेप डाउन करेगा दूसरे साइड, अगर पहले साइड स्टेप डाउन रहेगा तो स्टेप अप करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये हम लोग कर दिए। अच्छा, क्या है लेवल ऑफ वोल्टेज टू अनदर लेवल विदाउट, बिना फ्रीक्वेंसी के बदले, विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी के बदले, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बिना फ्रीक्वेंसी के बदले हुए एक लेवल ऑफ वोल्टेज से दूसरे लेवल ऑफ वोल्टेज में जो डिवाइस वर्क करता है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, ये क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस को हम लोग बोलेंगे स्थिर यंत्र, इट इज़ स्टैटिक डिवाइस। क्या बोलेंगे, स्टैटिक डिवाइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर यंत्र। स्थिर यंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है। हमेशा याद रहेगा, कोई भी अगर रोटेटिंग पार्ट रहेगा, किसी भी मशीन में कोई रोटेटिंग पार्ट है तो उसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। बट ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, स्थिर यंत्र है, इसीलिए इसमें कि इसकी जो इफिशियंसी है वो हाई होती है बाकी मशीनों से, ठीक है। अप्रॉक्स 98% हम लोग कह सकते हैं। इट इज स्टैटिक डिवाइस, सो मतलब नो रोटेटिंग पार्ट, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, नो रोटेटिंग पार्ट, कोई घूमने वाला इसमें पार्ट नहीं होता है। सो इफिशियंसी, दक्षता इफिशियंसी इज हाई, दक्षता इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग इसमें समझ गए कि कैसे हाई पावर को ट्रांसमिट करते हैं हाई वोल्टेज पे, वो देख लिया हम लोग।
पूरा न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दिया कि पावर लॉस कैसे कम होता है, हाई वोल्टेज का क्या फ़ायदा होता है, कॉपर का जो अमाउंट ऑफ कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं वो कम यूज़ करते हैं, इंक्रीज इफिशिएंसी होती है उसमें। ये 3 चीज़ें देखें। फिर देखें कि हाई वोल्टेज पर है तो टावर जो टावर का हाइट होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन में करते समय हम लोग क्या करते हैं, उसको लो वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग ट्रांसफार्मर का एक डेफिनेशन निकाले कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, क्या करता है, वन लेवल ऑफ वोल्टेज और टू अनदर लेवल। मतलब अगर स्टेप अप होगा तो स्टेप डाउन करेगा, और यदि स्टेप डाउन होगा तो स्टेप अप करेगा। ये उसका काम है, बिना फ्रीक्वेंसी के बदले हुए, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट पढ़े कि इट इज़ ए स्टैटिक डिवाइस, ये एक स्थिर यंत्र है। दूसरा बात यह कि स्थिर यंत्र है मतलब इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं, कोई घूमने वाला इसमें पार्ट नहीं है, इसकी वजह से भी इसकी इफिशिएंसी हाई होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भैया हाई वोल्टेज पे क्या काम होगा, ठीक है, पावर लॉस होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये पूछे जाता है। करंट डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है, इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक लिम्ब हो गया, ये लिम्ब हो गया, ये लिम्ब हो गया। इसके एक लिम्ब, इसको लिम्ब कहते हैं, ये दूसरा, एक लिम्ब ये, दूसरा लिम्ब ये मैग्नेटिक कोर से, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर, ठीक है, जो कि स्टेप्ड लेमिनेटेड होता है। क्या होता है, स्टेप्ड लेमिनेटेड, हिंदी में भी इसको स्टेप्ड ही बोलते हैं, स्टेप्ड लेमिनेटेड होता है। तो अगर हम लोग केवल फ्रेम की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से लिखते हुए चलते हैं, क्या है, रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर, ठीक है। ये कैसा होता है, स्टेप्ड लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका एक जो लिम्ब है, ये जो लिम्ब है, लिम्ब मत, इस पे अगर हम लोग वायर को वॉन्ड करते हैं, ये वायर, ये वाइंडिंग कर दिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे वॉन्ड कर दिए, इसको वाइंडिंग कर दिए, इसका लपेट दिए, यहाँ लपेट दिया। जो इस लिम्ब से जुड़ा हुआ है वाइंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जो सेकेंड लिम्ब से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। बहुत बेसिक से लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको ईजी हो समझने में, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कैसा है, ये कैसा कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली और इंडक्टिकली कनेक्टेड है। क्या बोले हम, ये कैसा कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली और इंडक्टिवली कनेक्टेड है, ठीक है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी में इसमें कोई संबंध दिख रहा है, आपका एक खाली स्थान है, ठीक है, एयर है मान लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मतलब इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अपार्ट है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मतलब अपार्ट, दूर है। जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, बहुत दूरी है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो आर की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फिनाइट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कैसा कनेक्टेड होता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिकली और इंडक्टिकली कनेक्टेड होता है।
और जो इलेक्ट्रिक इसमें ये कैसा अपार्ट होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, अपार्ट होता है, और उसकी वैल्यू कितना है ये R इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें ही हम लोग सोर्स लगाते हैं, इसमें हम लोग सोर्स लगाते हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो किस में लगता है, प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हम लोग लगाते हैं, लोड, क्या लगाते हैं, लोड। ठीक है, ये वाइंडिंग क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्राइमरी वाइंडिंग एब्जॉर्ब करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर रहा है, डिलीवर करता है लोड को। डिलीवर टू लोड। ठीक है, ये चीज़ एक बेसिक आइडिया हो गया कि कैसे इसका बस कंस्ट्रक्शन है। कैसा कंस्ट्रक्शन है, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर है, इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, इसको लिम्ब बोलते हैं जब तक वाइंडिंग कनेक्टेड नहीं होता है। जब वाइंडिंग कनेक्ट हो जाता है तो इसको प्राइमरी वाइंडिंग साइड बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग साइड बोलते हैं। इसमें कैसा लेमिनेटेड होता है, स्टेप्ड लेमिनेटेड होता है। 2016 में हमको याद है रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक कोर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिकली और इंडक्टिवली कनेक्टेड के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन के भी आया है कि इलेक्ट्रिकली इन दोनों का कोई संपर्क नहीं है, मतलब R जो है वो इन्फिनाइट है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग एज ए एब्जॉर्ब काम करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग एज ए डिलीवर टू लोड करता है। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं